नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 26th, 27th और 29th अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सीरियसली कोई प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स के, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो एंड तक बने रहिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, जो आपको आंसर सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। जो 26, 27 और 29 अप्रैल की पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया तो इसका सिलेबस तो आप जानते हैं एनवायरमेंट में ही जाएगा। तो अब हुआ क्या है, आपको तो पता है साउथ अफ्रीका से कुछ जो चीता है वो इंडिया में भेजे गए। तो साउथ अफ्रीका से एक डेलीगेशन आने वाला है, एक डेलीगेशन विजिट करके गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश में है, और आपको पता है कि अभी कुछ चीता भेजे गए थे। तो ये देखने के लिए वो असेसमेंट करके गए, वो पूरा एनालिसिस करके गए हैं क्या अब और भी ज़्यादा चीता यहाँ पे छोड़े जा सकते हैं क्या इस साल में। तो हम देखते हैं इट्स रेडीनेस फॉर रिलीज ऑफ 5 to 8 चीताज, है ना। तो 5 से 8 चीताज और रिलीज करने वाले हैं। तो चीता इंडिया में वापस लाए जा रहे हैं, और यही वो नेशनल पार्क, यही वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे चीता को भेजा गया है मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साउथ अफ्रीका से। अब अगर बैकग्राउंड की बात करें तो विजिट जो है वो इसीलिए क्योंकि प्रोजेक्ट चीता इंडिया में चलाया जा रहा है, और इसका एम यही है कि इंडिया में चीता को रीइंट्रोड्यूस कराया जाए एक सेंचुरी में। जो फोकस है इसका वो ब्रीडिंग पे रहेगा और फेवरेबल वेदर कंडीशन पे रहेगा। यहाँ देखा जाएगा कि जितने चीता छोड़े गए क्या वो ब्रीडिंग कर पा रहे हैं, तभी तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और जो वेदर कंडीशंस है यहाँ की वो कहीं ना कहीं उन्हें सूट कर रही है कि नहीं, ये भी तो एनालिसिस करना होता है, ये भी तो असेसमेंट करना होता है। तो इसीलिए ये डेलीगेशन आया है, और ये डेलीगेशन ये सब असेसमेंट करके जाने वाला है। अब यहाँ पे आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुनो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने मिलती है। यहाँ पे चीता जो है वो छोड़े गए थे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो वेदर कंडीशन है वो सूट कर रही है, ऐसा पता चला, तो यहाँ पे चीता को रिलीज़ किया गया था। अब और भी रिलीज़ किए जाएंगे कि नहीं, ये फैसला लिया जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ मांडसौर डिस्ट्रिक्ट जो है, या निमाज डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे सिचुएटेड है। अच्छे से याद रखेगा। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्टेट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और ज़्यादातर हम देखेंगे तो ओपन लैंडस्केप्स आपको देखने मिलते हैं सेंचुरी में। यहाँ काफ़ी सारा वेजिटेशन तो आपको देखने नहीं मिलेगा, और रॉकी टेरेन है, और छोटे मोटे पैचेस है डेंस फॉरेस्ट के, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, बहुत बड़ा घना जंगल तो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता है। चंबल नदी जो है ये सेंचुरी से गुजरती है, और ये सेंचुरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो फॉरेस्ट है इस सेंचुरी का वो काठियाड़ गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का हिस्सा है, और यहाँ पे इसलिए हमें कुछ ट्री देखने मिलते हैं जो कि ड्राई डेसिडियस, ड्राई यानी जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, डेसिडियस यानी ऐसे कुछ पेड़ जो अपने पत्तों को शेड करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। आपको पता है कुछ सीजन्स में उसके जो पत्ते होते हैं वो आपको एक भी पत्ता नहीं देखने मिलता। तो यहाँ ऐसे कौन से पेड़ है, तो यहाँ सालाई पेड़ है, करदाई पेड़ है, धावड़ा करके पेड़ है, तेंदू का पेड़ है, या फिर पलाश का पेड़ है। ये सब पेड़ आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, ये सब ट्रीज देखने मिलते हैं। सेंचुरी जो यहाँ पे अलग अलग वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने मिलते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स यहाँ साइटिंग होती है, जैसे चिंकारा जिसको इंडियन गज़ल कहा जाता है, नीलगाय, सांबार, ये सब एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं। एडिशनली यहाँ पे इंडियन लेपर्ड, लंगूर, इंडियन वाइल्ड डॉग, पीकॉक, ऑटर या फिर मगर जिसको क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ देखने मिलता है। यहाँ पे वर्ल्ड फेमस जो चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर है, यहाँ पे चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। यहाँ तो सेम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सेम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यहाँ पे पार्ट ये है रॉक शेल्टर्स जो है वो, इस तरह की रॉक की कुछ गुफाएं भी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। रॉक शेल्टर्स यानी रॉक की गुफाएं। वाइल्ड लाइफ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मध्य प्रदेश में जो है, महाराष्ट्र में, ये कहीं ना कहीं सेकेंड होम है चीताज का, एज अ पार्ट ऑफ चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। तो उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कुनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे भी कुछ चीता छोड़े गए थे, ये फर्स्ट होम था, और सेकेंड होम जो बनने वाला है वो बनेगा
गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छे से याद रखिएगा, माइंड में इसको पूरा फिट करके रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे चीताज को री इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और चीता को लेके जो करंट अफेयर था, इसका सोर्स था द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए अब दूसरी न्यूज़ की ओर चलते हैं। जो दूसरी न्यूज़ है वो है मजूली आइलैंड्स को लेके। मजूली आइलैंड जो होती है, इसका नाम तो आपने सुना होगा, रिवर पे रहने वाले आइलैंड्स है। जनरली आपने सुना होगा कि जो आइलैंड्स होते हैं वो समुंदर में होते हैं, बट ये जो आइलैंड्स है ये कहीं ना कहीं नदी में देखने मिलते हैं। और आइलैंड को लेके जो पार्ट है आपको वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं वेटलैंड जो है आसाम के मजूली आइलैंड में, वो कहीं ना कहीं ड्राई होते जा रहे हैं। वेटलैंड यानी ऐसी जगह जहाँ पे पानी भरा होता है। अब ये पानी भरा होने वाली जगह जो है ये भी ड्राई होने मिल रही है, देखने मिल रही है आपको। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम जा रहे हैं जो रेसिडेंट्स हैं उनको, इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है। आप जानते हो कि इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा अगर वेटलैंड ड्राई होने लगेंगे। तो इस तरह की आपको यहाँ पे चीज़ें देखने मिल रही है। बैकग्राउंड में जाते हैं तो वेटलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, यानी इकोसिस्टम चलाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे जो एक्वेटिक स्पीसीज़ है ये वेटलैंड में रहते हैं, काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स यहाँ पे सपोर्ट हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट होती है, अलग अलग स्पीसीज़ रहते हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी कहीं ना कहीं ज़िंदगियाँ इस पर चलती है, क्योंकि वहाँ के एनिमल्स है उनको, उनके ऊपर इनकी ज़िंदगियाँ डिपेंड है। ऐसा समझ लीजिए, व्यापार को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। तो इस तरह से आपको ये बैकग्राउंड में देखने मिलता है। अब मजूली आइलैंड के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मजूली आइलैंड जो होता है ये रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड यानी ऐसे आइलैंड जो नदी पे लोकेटेड है और नदी पे सिचुएटेड है, और वो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आसाम में आती है, इंडिया में आती है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। रिवर पे रहने वाले वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मजूली आइलैंड है। यहाँ पे 352 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ कवर करता है ये आइलैंड। आइलैंड बना है क्योंकि फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आए हैं। अर्थक्वेक के जो ज़मीन होती है वो प्लेट्स, आपको पता है जब अर्थक्वेक आती है तो अर्थ जो डिवाइडेड है कुछ प्लेट्स में, वो और प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है और कुछ जो एरिया होता है वो ऊपर आता है। तो पानी में भी ऐसा एरिया ऊपर आके ये आइलैंड बने हैं। तो नदी में भी कुछ एरिया ऊपर आया है और कैटास्ट्रोफिक फ्लड आई है। तो फ्लड भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने के साथ बहा के लाती है, 1750 में जो आई थी। इस कारण ही कहीं ना कहीं ये आइलैंड बना है। मजूली जो है ये एक तरह से यहाँ काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स देखने मिलते हैं, जैसे मिसिंग ट्राइब है, देवरिस ट्राइब है, अहोम ट्राइब है, स्नोवल कचारी ट्राइब है। तो सोनोवल कचारी ऐसे ट्राइब्स है, ये सब ट्राइब्स भी आपको देखने मिलती है। अच्छे से याद रखिएगा, ट्राइब्स पे कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइलैंड जो होता है ये जाना जाता है अली ए लिगैंग फेस्टिवल के लिए, जो सेलिब्रेट करता है मिसिंग ट्राइब। तो मिसिंग ट्राइब इसे सेलिब्रेट करता है आसाम का। तो असमीज न्यू वैष्णवाइट मोनेस्ट्री जो है वो यहाँ पे एंशियंट साइट भी है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे वैष्णवाइट यानी ऐसा एक रिलीजन जो विष्णु जी और उनके जो इनकारनेशन है, उनके अवतार है, उनको फॉलो करता है। जैसे श्री कृष्ण हो गए, लॉर्ड राम हो गए, इनको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं वैष्णवाइट लोग। तो वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज भी है जहाँ पे वैष्णवाइट सेंट्स रहते हैं। तो अराउंड ये 17 यानी मोनेस्ट्रीज, तो ये भी आपको देखने मिलते हैं। मजोली जो है वहाँ पे आपको इकोलॉजिकल थ्रेट देखने मिल रहा है, काफ़ी सारा सॉइल इरोजन हुआ है और क्लाइमेटिक चेंज तो आ ही रहे हैं, उससे अफेक्ट और लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर अफेक्ट होते जा रहा है, क्योंकि पानी बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है, लोग खेती कैसे करेंगे। मजूली को नॉमिनेट भी किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस देने के लिए, और इसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में भी ऐड किया हुआ है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में मजूली आता है। 2016 में ये पहला आइलैंड बना जिसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया इंडिया में। तो आइलैंड को ही डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, यानी पानी के ऊपर ये मजूली आइलैंड है और इसको बना दिया है डिस्ट्रिक्ट इंडिया का, एक आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट। अब फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है जिससे ये मजूली आइलैंड जो हो रहा है ये ड्राई होते जा रहा है? सबसे पहली चीज़ है इसमें है एम्बैंकमेंट्स यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पे एम्बैंकमेंट बना के रखे हैं और उस कारण नदी का जो नेचुरल फ्लो है उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट किया गया, ये दूसरी तरफ फ्लो कराया जा रहा है। ये एम्बैंकमेंट बनाए गए ताकि फ्लड वाटर जो है वो हम कहें कि एम्बैंकमेंट प्रिवेंट्स फ्लड वाटर फ्रॉम रीचिंग वेटलैंड है ना। अब एम्बैंकमेंट बने नदी के किनारे, इस कारण जो पानी है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो फ्लड का पानी ही ज़्यादा का जो पानी था, तो अब आइलैंड तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, ये मजूली आइलैंड तक कि वेटलैंड्स तक, क्योंकि वेटलैंड्स तक पानी पहुँचेगा कैसे? आपने नदी के किनारे एम्बैंकमेंट्स बना के रखे, तो आपको लग रहा है कि भाई हम फ्लड से बचा लेंगे, बट हो क्या रहा है कि वाटर लेवल जो होता है वो रिड्यूस होते जा रहा है वेटलैंड्स का, और उस कारण आइलैंड जो है वहाँ के वेटलैंड जो है वो ड्राई होते जा रहे हैं। ये भी आपको देखने मिलता है। दूसरा है कि नेचुरल फ्लड वाटर सर्कुलेशन। अब आप तो जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है
वो कहीं ना कहीं अपने फ्लड के लिए जानी जाती है, और जो फ्लड वाटर होता है वो सर्कुलेट होता है अपने आप। एम्बैंकमेंट जो है वो फ्लड वाटर को यहाँ वहाँ जाने नहीं दे रहा है, इस कारण नेचुरली ये फ्लड वाटर कहीं ना कहीं सर्कुलेट नहीं हो रहा है मजोली में, और इस कारण स्टैगनेंट वाटर जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वेटलैंड्स में, और उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा है आइलैंड में इन सब चीज़ों के कारण, और एक्सपांशन हो गया एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर का। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है, वेटलैंड के एरियाज़ को घेर लिया है, वहाँ पे जाके यहाँ एग्रीकल्चर चल रहा, कहीं पे बिल्डिंग्स बना दी है। लैंड जो है वो लोग एग्रीकल्चर के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वेटलैंड के लिए ज़मीन बची नहीं है। वेटलैंड यानी मैंने आपको बताया वो एरिया जहाँ पानी जमा होता है, अब जमा रहने वाला पानी वहाँ है नहीं, इस कारण प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, इरोजन हो रहे हैं। मजूली जो है वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इरोजन देखने मिलते हैं, क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्रा के पावरफुल करंट्स है, ब्रह्मपुत्रा के जो करंट्स है उसकी जो लहरें है वो कहीं ना कहीं मिट्टी को बहा के लेके चले जाती है। मिट्टी को बहा के लेके जाना यानी इरोजन। इरोजन जो होता है वो सॉइल और सिल्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर देती है, और जब ये वाटर बॉडी में चोक हो जाती है ये सॉइल या फिर सिल्ट, तो हम कहेंगे इस कारण भी ड्राई अप हो जाता है पानी। वो जो वेटलैंड है वहाँ पे सॉइल जमते जाती है, सिल्ट यानी कीचड़ जमते जाता है। अब ये अगर जमते जाएगा तो सब कुछ खराब होते ही जाएगा भाई, तो ये भी है। क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी आ रहा है, क्लाइमेट चेंज जो रीजन में आ रहा है इस कारण भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखने मिल रहे हैं। यानी हम कहेंगे कि अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न है, रेनफॉल तो हर जगह पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस हमने लाए हैं। तो उस कारण जो समर है वो ज़्यादा हो रहा है और पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, वेटलैंड इंपैक्ट होते जा रहे हैं। समर में धूप बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, जिस कारण जो पानी है वो ड्राई होते जा रहा है, और इस कारण प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये फैक्टर्स है जिससे मजूली आइलैंड्स कहीं ना कहीं ड्राई होते दिख रहा है। और ये जो मजूली आइलैंड को लेके जो करंट अफेयर था, ये इसका सोर्स था स्क्रॉल। उसके बाद अगले न्यूज़ के ओर चलते हैं, और अगली न्यूज़ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लेके। तो रिसर्चर्स जो है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो इसका सिलेबस साइंस में जाएगा, क्योंकि एक बीमारी है, ये सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसके बारे में जो रिसर्चर्स है केरला के, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि काफ़ी सारी केसेस देखने मिल रही है जो लोग रेगुलर यूज़ कर रहे फेयरनेस क्रीम का, उनमें, जिसको कहा जा सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हुए उन लोगों को दिख रहा है जो लोग फेयरनेस क्रीम को यूज़ करते हैं, गोरे होने की जो क्रीम्स है उसको यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड की बात करते हुए जो क्रीम्स होती है ये कहीं ना कहीं स्किन लाइटनिंग या ब्राइटनिंग होती है, इससे स्किन लाइट होती है, आपका ऐसा दावा किया जाता है, स्किन ब्राइट होती है। और इसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी होती है। तो मर्क्यूरी अगर इसमें ज़्यादा होगी तो इससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांस है। अब ये देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है जनरली। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है। यहाँ पे जो व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसकी यहाँ किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि उसमें एक्सेसिव प्रोटीन एक्सक्रीशन होता है। किडनी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो होता है एक्सक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो रिसेंटली लिंक जो है ऐसे मिली है कि फेयरनेस क्रीम्स और किडनी प्रॉब्लम जो इनके बीच में कुछ ना कुछ लिंक है, और स्पेसिफिकली मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी ऐसे MN करके जो है ये यहाँ देखने मिलता है, जो किडनी को डैमेज कर देता है, किडनी के फिल्टर्स को डैमेज कर देता है और प्रोटीन लीकेज होने लगता है। तो ये सब है। तो फेयरनेस क्रीम और मर्क्यूरी, इसकी अगर बात करें तो कुछ फेयरनेस क्रीम है जिसमें हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी है, और इस कारण किडनी खराब हो सकती है। मर्करी जो होता है इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, है ना, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी जब स्किन पे फेयरनेस क्रीम अप्लाई किए जाते हैं तो उसके थ्रू ये मर्करी अंदर चले जाता है, और इस कारण ये किडनी के फिल्टर्स को डैमेज कर देता है। अगर मर्करी इन सब क्रीम है इसमें जब प्रेजेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी जो है ये बीमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलप होने लगती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ पे बनता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आना, एडेमा जिसको कहा जाता है, आइज़ के अराउंड एंकल्स में या फिट में आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, सूजन देखने मिलती है। तो या यूरिन जो होते हैं वो फोमी यूरिन होती है। फोमी यूरिन इसलिए होती है क्योंकि एक्सेस प्रोटीन उसमें से निकलता है। वेट गेन होने लगता है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्लूइड के कारण वेट गेन होने लगता है, फैटिग होने लगता है और एपेटाइट लॉस होने लगता है। आपकी जो भी यानी किसी का भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है। ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अंडरलाइंग कॉजेज़ की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि टाइनी ब्लड वेसल जो है, जिसको ग्लोमेरुली कहा जाता है, किडनी में जो होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। ग्लोमेरुली ग्लोमेरुली जो होता है ये फिल्टर करते हैं ब्लड को, सेपरेट करते हैं एसेंशियल सब्सटेंस को वेस्ट में से, और एसेंशियल सब्सटेंस बॉडी में रहने देते हैं, बाकी चीज़ें जो वेस्ट है उसको निकलने देते हैं यूरिन के थ्रू, ये सब। तो अगर ग्लोमेरुली डैमेज हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रोटीन जो होता है वो यूरिन से निकलने लगेगा, और इस कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने मिलता है लोगों में। तो फेयरनेस क्रीम यूज़ करते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा,
चलेगा, क्योंकि इस कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था खुद द हिंदू। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिलती है वो है चाइल्ड केयर लीव की। आपने मैटरनिटी रिलीफ तो सुनी होगी, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके समय का, उस समय जो लीव्स मिलती है या फिर डिलीवरी के बाद जो लीव्स मिलती है, जो छुट्टियां मिलती है वो। बट ये चाइल्ड केयर लीव भी न्यूज़ में रही है। और चाइल्ड केयर लीव यानी जब बच्चा छोटा है तो उसकी केयर लेने के लिए ये छुट्टियाँ होती है। तो ये क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो अब हम इसको पता करेंगे। और ये इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी, गवर्नेंस और सोसाइटी में। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि 2 साल के 2 ईयर्स चाइल्ड केयर लीव मिल सकती हैं, क्योंकि वैसे भी मैंडेटरी मैटरनिटी लीव्स तो 180 दिन की दी ही जाती है वुमेन को। उसके अलावा 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव भी मिल सकती है, जिसमें बच्चों की देखभाल करने के लिए वुमेन जो होगी उन वुमेन एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं छुट्टी मिलेगी। तो ये कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में दिया हुआ ये एक राइट है। बैकग्राउंड ये है कि शालिनी धर्मानी का एक प्ली था, एक तरह से हम कहेंगे कि उन्होंने एक कोर्ट में केस फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट को ये बताया था कि उन्होंने अपने पूरे जितने भी लीव्स है उसको एग्जॉस्ट कर लिया है, एंड दैट द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर लिया है कि उनको अब चाइल्ड केयर लीव्स देने से मना कर दिया। वो कहती है कि मैंने पूरी छुट्टी अपनी इस्तेमाल कर दी। और स्टेट सर्विस रूल जो है उसमें ऐसे प्रोविज़न भी नहीं है हमारे, जबकि हम कहेंगे कि सेक्शन 43C जो है सेंट्रल सिविल सर्विस, उसमें ये प्रोविज़न है। तो स्टेट में भी ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसे प्रोविज़न देने चाहिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब ये 43C सेंट्रल सर्विस लीव के बारे में उन्होंने बात की है शालिनी धर्मानी ने, तो ये क्या है देख लेते हैं। तो सेक्शन 43C जो है सेंट्रल सिविल सर्विस रिलीव्स रूल 2010 का, वो वुमेन एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। कितने दिनों की? तो 730 दिनों की। कंटिन्यूसली नहीं ली तो भी चलेगा, बीच बीच में ली तो भी चलेगा, जब तक उनका बच्चा 22 साल की एज अटेंड नहीं कर लेता। बट अगर वो डिसेबल है तो, कोई अगर बच्चा जन्म लिया है, बॉर्न हुआ है और वो अगर डिसेबल है, वो हैंडीकैप है तो फिर, या फिर स्पेशली एबल है, तो जब तक वो 22 साल का नहीं हो जाता तब तक 730 दिन की छुट्टियाँ अलाउड है। विमेन जो नॉर्मल चाइल्ड जो है जिनको पैदा होता है वो 18 साल का बच्चा होने तक 730 दिन की लीव्स ले सकती है। ये कहीं ना कहीं प्रोविज़न है, बट ये प्रोविज़न तो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और ये कह रही है जो शालिनी धर्मानी है, उन्होंने कहा है कि स्टेट में भी ऐसे नियम होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का वर्कफोर्स में वो प्रिविलेज नहीं है, वो हम कहीं ना कहीं उनको कुछ मिले इसलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ये मैंडेट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से ही अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये भी कहा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो एक हाई लेवल कमेटी बिठाए और ये इशू के बारे में सोचे कि चाइल्ड केयर लीव्स किस तरह से वुमेन एम्प्लॉय को देना चाहिए। उन्होंने कमेटी को ये भी कहा कि यूनियन मिनिस्ट्रीज को भी आप एंगेज कर सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो, एक रिपोर्ट फाइल कर सकते हो, रिकमेंडेशन आप ले सकते हो, पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, और चाइल्ड केयर लीव जो है वुमेन को स्टेट सर्विस रूल्स में वो भी डाल सकते हो, और ये काम आपको 31 जुलाई के पहले करना है, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट में कहा गया है। तो ये था एक और चाइल्ड केयर लीव को लेके न्यूज़ या करंट अफेयर, और इस करंट अफेयर का सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ थी उसका नाम था चाइल्ड केयर लीव फॉर वुमेन। अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ जो है वो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेके है। और आपको पता है कि रिसेंटली स्पाइसेस जो है कुछ मसालों के ब्रांड न्यूज़ में थे। हमने पिछले ही करंट अफेयर में ये डिस्कस किया था कि MDH जो मसाले और एवरेस्ट मसाले ये न्यूज़ में रहे हैं। अब हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैन किया गया है सर्टेन इंडियन स्पाइस ब्रांड्स को सिंगापुर और हांगकांग में, क्योंकि कहा गया है कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया अब कुछ मेजर्स लेने की सोच रहा है। यानी यहाँ पे कहा गया था कि MDH और एवरेस्ट जो है मसाले, इसमें इथिलीन ऑक्साइड पाया जा रहा है, जिससे कैंसर हो सकता है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। तो बैकग्राउंड यही है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेटरी टेस्टिंग करेगा इथिलीन ऑक्साइड है कि नहीं इन स्पाइसेस में, जो कि सिंगापुर और हांगकांग में भेजे गए थे मसालों के पैकेट, उसमें ये जो डिसीजन है ये आया है कि बैन कर देना है प्रोडक्ट को फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स, MDH और एवरेस्ट को, इन 2 देशों में। ये डिसीजन उन देशों ने लिया था। अब देखते हैं इंडिया में इनका क्या होता है। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इस पे काम करता है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वो बॉडी जिसको बाय लॉ बनाया जाता है। तो लॉ पास करके, एक्ट पास करके इसको बनाया गया है। तो कौन सा एक्ट पास किया है? तो स्पाइसेस बोर्ड्स एक्ट 1986 का पास किया गया, और ये स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये बनाया गया। यहाँ पे आपको 2 एंटिटीज़ को मर्ज किया गया है, कार्डमम बोर्ड था वो, और स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल था। इन दोनों को एक करके यहाँ पे स्पाइसेस बोर्ड
ऑफ इंडिया बनाया गया था। स्पाइसेस बोर्ड जो होता है वो ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो इसको अच्छे से याद रखना है इस पॉइंट को। और इसका प्राइमरी पर्पज़ यही है कि स्पाइस ट्रेड जो होता है उसको और अच्छा करे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, बाकी देशों में भी लोग इजीली हमारे यहाँ के स्पाइसेस यूज़ कर सके और इंडिया के स्पाइस ग्रोवर्स जो या एक्सपोर्टर्स जो है उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा करा के दे। तो बोर्ड जो होता है वो इंटरनेशनल लिंक भी बना के देता है इंडियन स्पाइस एक्सपोर्टर्स के बीच में। एक्सपोर्टर्स यानी जो इंडिया से चीज़ों को बाहर भेजते हैं बाहर के देशों में, और इम्पोर्टर्स अब्रॉड के बीच में, यानी जो देश हमारे जो ये प्रोडक्ट्स है उसको रिसीव करते हैं वो इम्पोर्टर हो गए, जो यानी उनके यहाँ वो इंपोर्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है वो दूसरे देशों में इंपोर्ट होता है, हमारे देश में जो आता है बाहर के देश से वो हम कहेंगे हमारे देश में इंपोर्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं अलग सी चीज़ें हैं जो कि स्पाइसेस को लेके चल रही है। तो स्पाइसेस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की अब बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस ग्लोबली। मसालों का सबसे बड़ा बनाने वाला प्रोड्यूसर इंडिया है। कंज्यूम भी इंडिया सबसे ज़्यादा करता है। एक्सपोर्ट यानी इंडिया ही ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा मसाले भेजता है बाहर। इंडिया प्रोड्यूस करता है 75 आउट ऑफ 109 वेराइटीज़। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO में बताई गई है 109 वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस, उसमें से 75 तो इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ करता है अलग अलग स्पाइसेस इंडिया में बन सकते हैं, जैसे ब्लैक पेपर जो होता है वो हम कहते हैं काली मिर्च, उसको किंग्स ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं इंडिया के। कार्डामोम, जिसको हम इलायची भी कहते हैं, जिसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, केरला, तमिलनाडु और हम कहेंगे कि कर्नाटक में पाया जाता है। टर्मरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं, ये इंडियन कुकिंग में तो सबसे की इंग्रेडिएंट है। इसके बिना बहुत कम चीज़ें ऐसी जो होती है जो बनती है। इससे अच्छा कलर भी मिलता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टी भी होती है। ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। मेजर स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंडिया में वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो महाराष्ट्र में जो इंडिया में कहीं ना कहीं मसाले बनाते हैं या स्पाइसेस बनाते हैं। तो इस तरह से स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया न्यूज़ में रहा है और इसके रिलेटेड जो न्यूज़ थी, ये इसका जो सोर्स हमें मिला है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं और अगली न्यूज़ है माउंट एरेबस को लेके। माउंटेन के बात आ गई तो ज्योग्राफी तो आएगा ही। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो माउंट एरेबस है ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरे अर्थ में, तो में से एक है। बहुत सारे जो एक्टिव वोल्केनोज है पूरे अर्थ पे, पूरे पृथ्वी पे, उसमें से ये एक है माउंट एरेबस। ये एमिट करता है अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम ऑफ गोल्ड एवरी डे। सोचिए 80 ग्राम ऑफ गोल्ड यहाँ से निकलता है, वैल्यूड एट अबाउट 5000 पाउंड कहिए या $6000 अप्रॉक्सीमेटली कहिए। इतना गोल्ड रोज का ये एमिट करता है, तो कितना खतरनाक चीज़ है ये सोचिए। माउंट एरेबस का नाम सबसे पहले कैप्टन सर जेम्स क्लार्क रॉस से मिला है। तो माउंट एरेबस इन्होंने ये नाम दिया था, जो सर जेम्स क्लार्क रॉस थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1841 में। रॉस आइलैंड भी कहा जाता है जहाँ पे ये सिचुएटेड, रॉस आइलैंड अंटार्कटिका, ये सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। इसको 1841 में डिस्कवर किया गया। लैटिट्यूड की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट्स साउथ में आपको देखने मिलता है और लॉन्जिट्यूड्स इसका 167 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट में आपको देखने मिलता है। तो ये आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको माउंट एरेबस देखने मिलता है और ये है कहीं ना कहीं अंटार्कटिका। तो माउंट एरेबस आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ आपको ये जो देखने मिलता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वोल्केनो है ये, और ये गोल्ड को एमिट करता है, तो सोचिए कितना खतरनाक होगा। तो ये माउंट एरेबस जो होता है ये लोकेटेड है रॉस आइलैंड पे, जो कि अंटार्कटिका में आता है। माउंट एरेबस सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो है अंटार्कटिका में, उसके बाद माउंट सिडली आता है। माउंट एरेबस जो होता है वो काफ़ी अलग है क्योंकि वर्ल्ड्स का सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो, जो पूरे साउथ में आता है, पूरे वर्ल्ड के सबसे साउथ में आने वाला वोल्केनो है। ये 3079 मीटर्स पे आता है और 12,448 फीट पे आपको ये देखने मिलता है। उसी के अलावा जितने भी आइलैंड्स है अर्थ पे उसमें अगर देखा गया तो 6th हाईएस्ट पॉइंट है, 6th नंबर पे आता है हाइट के इस मुताबिक। और माउंट विंसन के बाद ये सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेन है अंटार्कटिका का। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो माउंट एरेबस जो होता है वो पॉलीजेनेटिक स्ट्रैटोवोल्केनो है। तो स्ट्रैटोवोल्केनो जो है वो पिछले बारी में आपको बता चुका था, पिछले ही करंट अफेयर्स में हमने इसे पढ़ा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज़ ये एक पहाड़ है
और यहाँ पे एक वेंट होता है, यहाँ से कहीं ना कहीं वोल्केनो होता है, और ये जो वोल्केनो होता है ये डायरेक्टली यहाँ से निकलता है, स्ट्रेटो वोल्केनो, यानी साइड साइड से नहीं निकलता है, डायरेक्टली। तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो होता है, तो ये काफ़ी खतरनाक है। और इसका लोअर हाफ जो है इज़ अ शील्ड वाइल अपर हार्ट फॉर्म स्ट्रेटो कोन। तो यहाँ पे कोन की तरह बना है और नीचे शील्ड है, यानी आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको ये जो ऊपर का एरिया जो देखने मिल रहा है ये एक कोन की तरह ऐसा आपको देखने मिलेगा। तो वोल्केनो जो है वो काफ़ी एक्टिव है, और कब से एक्टिव है तो 1.3 मिलियन ईयर्स से वो एक्टिव है। अब तक वो अब तक हम कहेंगे कि इरप्ट हो ही रहा है। तो इनर समिट क्रेटर जो है, इसका अंदर का जो क्रेटर है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोनोलिटिक लावा लेक देखने मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लावा है अगर देखोगे तो। ओके, तो यही लावा जो है ये ऊपर आएगा। ओके, तो ये होता है कहीं ना कहीं वोल्केनो के अंदर। तो ये आप देखोगे तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग लावा लेक्स है अर्थ में का, उसमें से एक है, तो 1 ऑफ ओनली 5, तो 5 ही है पूरे अर्थ पे, उसमें से एक ये है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि था माउंट एरेबस को लेके। चलिए अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ है एक्सरसाइज पूर्वी लहर को लेके, जिसको एक्सपोल भी कहा जाता है, एक्सरसाइज पूर्वी लहर। तो आपको बताइए एक्सरसाइजेस जो होते हैं और ये सब जो आर्म फोर्सेस कंडक्ट करती है कुछ ना कुछ, तो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड ये एक्सरसाइज पूर्वी लहर, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में, या फिर डिफेंस से भी रिलेटेड आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है अगर आप डिफेंस की कोई एग्जाम दे रहे हैं तो, या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में करंट इवेंट से क्वेश्चन आता है। रिसेंटली इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था एक्सरसाइज पूर्वी लहर। बैकग्राउंड ये है कि एक्सरसाइज पूर्वी लहर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी दिखाने में, कि देखिए हमारी कितनी कैपेसिटी, हम किस तरह से कोस्टल वाटर्स को सेफगार्ड कर सकते हैं, हम किस तरह से सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं ईस्ट कोस्ट रीजन में। तो यही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये एक्सरसाइज पूर्वी लहर क्या है। एक्सरसाइज पूर्वी लहर, जिसको एक्सपोल भी कहा जाता है, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी पानी में की हुई एक एक्सरसाइज है जिसको इंडियन नेवी ने किया है ईस्ट कोस्ट पे, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे। अब यहाँ पे इंडिया को 2 कोस्ट है, अगर यहाँ की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्ट कोस्ट पे इसे किया गया है, कहीं ना कहीं देखा गया तो ऑपरेशन डायरेक्शन जो है ऑफ द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है ना, तो फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ उनके डायरेक्शन पे इसे किया गया है, जो ईस्ट नेवल कमांड के हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोसीजर्स है, इंडियन नेवी के प्रिपेयर्डनेस दिखाए गए हैं कि किस तरह से हम सिक्योरिटी के चैलेंजेस को पूरा करते हैं, यानी हमारी नेवी कितनी प्रिपेयर है हर चीज़ के लिए, ये दिखाया जाता है। की पॉइंट्स अगर इस एक्सरसाइज की देखे गए तो ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियन नेवी का रेडीनेस दिखाना, और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है उसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं ये पूरे दुनिया को दिखाना। पार्टिसिपेटिंग एसेट्स, हम कहेंगे इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो इसमें शिप्स थी, सबमरीन्स थे, एयरक्राफ्ट्स थी, स्पेशल फोर्सेस थे। फेजेस की बात करें तो एक्सपोल जो होता है इसको मल्टीपल फेजेस में कंडक्ट किया गया था, अलग अलग फेजेस में कंडक्ट किया गया था, जिसमें कॉम्बैट ट्रेनिंग भी था, जैसे टैक्टिकल फेज़ में ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है ये दिखाया जाता है, फायरिंग्स कैसे की जाती है वेपन फेज़ में, वो वेपन फेज़ में दिखाया गया। तो अलग अलग फेज़ में अलग अलग चीज़ें थी। अगला था इंटरऑपरेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया कि हम साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। जैसे एयरफोर्स जो है अंडमान निकोबार कमांड के, उन्होंने नेवी के साथ मिलके दिखाया कि हम सब साथ में मिलके किस तरह से काम करते हैं। और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी दिखाया गया, कंटिन्यूस अवेयरनेस था मैरीटाइम एरिया का। यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से हम अपने जो एरिया जिसमें अवेयरनेस बढ़ाते हैं, एयरक्राफ्ट्स अलग अलग लोकेशन से बुलाए जाते हैं और कितने अवेयर रहते हैं हर चीज़ को लेके। ये है ऑपरेशन पूर्वी लहर, एक्सरसाइज पूर्वी लहर, जो कि हम कहेंगे कि आपको जो ये न्यूज़ पढ़ने मिली वो था पीआईबी में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है WTA के ITA को लेके। ITA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एग्रीमेंट, ऐसा है ITA, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, WTO का है। इसका सिलेबस करंट इवेंट में जाता है। अब हुआ क्या है, इंडिया के और चाइनीज़ ताइपे ने जॉइंटली रिक्वेस्ट किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, WTO को, कि वो अडॉप्ट ना करे किसी भी तरह की रूलिंग न्यू दिल्ली इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेके, यानी न्यू दिल्ली इंपोर्ट ड्यूटीज जो उसको लेके यहाँ कोई निर्णय फिलहाल ना लिए जाए। कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ निर्णय वो लेने वाले थे, तो फिलहाल ये ना ले ऐसा कहा गया है। एटलीस्ट 26 जुलाई तक तो ना ही ले, ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। तो ये जो ICT होती है, ICT यानी हम कहेंगे कि
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं WTO के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा है, ITA का हिस्सा। और इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है ITA के साथ, उस कारण डिस्प्यूट हुआ है कि कुछ कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जा सकती है कि ICT प्रोडक्ट्स पे, ये यहाँ कहा गया है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ITA होता क्या है। ITA की बात करें तो ITA एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है। ये एक एग्रीमेंट है जो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में होता है, कुछ देशों के बीच में होता है। और ये ट्रेड एग्रीमेंट है और ये किसके अंडर होता है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है। इसको अडॉप्ट 1996 में किया गया था। ITA का एम एक ही है कि जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज उसको एलिमिनेट किया जाए, फालतू की इंपोर्ट ड्यूटी किसी भी प्रोडक्ट्स पे ना लगाई जाए या बाकी चार्जेस कहीं पे ना लगाए जाए, यानी कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे ना लगाए जाए। कमिटमेंट जो ITA के अंडर वो बाइंडिंग है उन देशों के, हर देश के ऊपर अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ गैट का, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो गुड्स का शेड्यूल है उसमें ये डाला गया है, तो आप कुछ भी तरह के, किसी भी तरह के ऐसे फालतू के इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते, उन सबको आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना होगा। तो की एस्पेक्ट्स ITA के यही है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन होना, यानी ट्रेड खुले में कर सके हर देश, ऐसा हमें व्यापार बनाना है। वो IT प्रोडक्ट्स को लेके भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को लेके ही। अब आपको पता है चाइना खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यानी इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, यानी चाइना एक्सपोर्ट करता होगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके जो भी बातें चल रही है उसी पे अब कहा गया है कि 26 जुलाई तक का टाइम यहाँ पे दिया जाए। तो ये कहा गया है प्रोडक्ट कवरेज जो इसमें आता है, जो प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं वो IT प्रोडक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आते हैं, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। एक्सपांशन की बात करें तो ITA जो है ये कहीं ना कहीं और भी इसमें प्रोडक्ट आने लगे हैं और ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ने लगा है, व्यापार बढ़ने लगा है, तो ये और भी प्रोडक्ट्स इसमें आने लगे हैं। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं ITA जो दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि इस तरह के कुछ इंपोर्ट और ये सब ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएगी फालतू की। तो ये रहेगा तो WTO के ITA को लेके। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था बिजनेस स्टैंडर्ड। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। और अगली न्यूज़ है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर नेटवर्क, CTCN को लेके। और इसका जो सिलेबस जाता है करंट इवेंट में जाता है, या फिर आप एनवायरमेंट में भी इसको डाल सकते हैं, एनवायरमेंट से भी यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर जो है या फिर नेटवर्क जो है ये सेलिब्रेट करता है अपने 10 साल एनिवर्सरी। तो 10th एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट की गई है। बैकग्राउंड यही है कि CTCN के कमिटमेंट जो है क्लाइमेट को लेके या एमिशन कम करना है उसको लेके, ये कहीं ना कहीं अभी पूरे होने के हैं। और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के चलते हमें सस्टेनेबल फ्यूचर देखना है, ऐसा फ्यूचर जिसमें हम पोल्यूशन कम करें, जिसमें हम एनवायरनमेंट को कम नुकसान करें, ऐसा। तो हम कहेंगे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर और नेटवर्क जो ये न्यूज़ में रहा, तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये क्या है और ये करता क्या है। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क जो है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो देश को और क्लाइमेट सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, कंट्रीज़ के साथ क्लाइमेट सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है। यानी कुछ ना कुछ क्लाइमेट को लेके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि किस तरह से आप अच्छा क्लाइमेट रख सकते हैं डेवलपमेंट करके भी। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क जो होता है वो ऑपरेशनल आर्म है UNFCCC का, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म का। तो हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का, और उसी के अलावा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO को लेके। तो ये सब चीज़ें रही। इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेके, और ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करता है कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा एनवायरमेंट भी अच्छा रह सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये बताया जाता है जिससे आप कार्बन का एमिशन कम कर सकते हो और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट कर सकते हो। प्राइमरी गोल की अगर बात की जाए इसके, तो वही है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमें एक अच्छी टेक्नोलॉजीज़ देनी। देखो अब तक वहाँ टेक्नोलॉजी आने की है, डेवलप कंट्री में जो टेक्नोलॉजी आई उन्होंने तो पूरा ख़राब कर ही दिया है पोल्यूशन करके, बट अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें टेक्नोलॉजी आने की है, तो डायरेक्टली ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी होगी। यही विचार इस नेटवर्क का है। इसके की फंक्शन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है हमें क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे एक्सपर्टाइज, पॉलिसी एडवाइस देते रहना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है और इंडिविजुअल कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। तो हर कंट्री की कैपेसिटी अच्छी करानी है और उसको भी क्लाइमेट के लिए
प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी करना है। अगला है ग्लोबल नेटवर्क, यानी सबको कोलैबोरेट करना है, एक साथ लाना है पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी कंट्रीज़ है उनको, और सब ने मिलकर हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं। तो ये जो करंट अफेयर था CTCN को लेके, इसका सोर्स था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब बारी आज के MCQs को सॉल्व करने की। तो MCQs अच्छे से सुनिएगा, आपको आंसर जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखने हैं। क्वेश्चन 1, विथ रेफरेंस टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेफ्रोटिक syndrome is a liver disorder. Second, it is characterized by excessive protein excretion in the urine. The regular use of fairness creams containing high level of mercury is leading to nephrotic syndrome. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three, only three, या फिर none. Question number 2, consider the following. First option is the construction of embankment along Brahmaputra river. Second, lack of natural flood water circulation. Third, agricultural expansion and infrastructure development. Fourth, the changing climate in the region. How many of the above are the possible reason for recent drying of wetland in the Assam's Majuli Island? First, only one, only two, only three, या फिर all four. Question number 3 जो आपको देखने मिल रहा है वो है विथ रेफरेंस टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। सेकंड, चंबल रिवर फ्लोज थ्रू द सेंचुरी। थर्ड, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन आइडियल लोकेशन फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो आपको देखने मिल रहा है वो है विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज पूर्वी लहर एक्सपोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is maritime exercise conducted by Indian Navy along the east coast. Second, the exercise focuses on enhancing the Indian Navy's readiness to address security threats in the maritime domain. How many of the statements given above are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 5. With reference to Spices Board of India, consider the following statements. The Spices Board of India is a statutory body. Second, the Spices Board operates under Ministry of Commerce and Industry. Third, the board serves as an international link between Indian spice exporters and imports abroad. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Question number 6. Mount Erebus, an active volcano, is located in Indonesia, B. Italy, C. Australia, या D. Antarctica. Question number 7. With reference to the Climate Technology Center and Network, consider the following statement. The CTCN serve as an implementation arm of technology mechanism under the UNFCCC. The primary goal is to facilitate the transfer of environmentally sound technologies to developing countries. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 8. The Information Technology Agreement recently seen in news is related to IMF, WTO, ASEAN या फिर यूरोपियन यूनियन EU. आंसर्स देखते हैं अब 25 अप्रैल को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है बी, सेकंड का सही आंसर है बी, थर्ड का सही आंसर है सी। आई होप आप सबके आंसर्स करेक्ट निकले हों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।